डॉक्टर राय, ये जो भी हो रहा है इसमें एक चीज बहुत साफ है कि जो बड़े स्टेट है ना, जहां पे राजा साहब लोग रहते हैं, वो ज्योतिरादित्य, जब जब देश के ऊपर कोई बात आती है तो वही आदिवासी, वही छोटी स्टेट इस देश की मर्यादा रखी है और इस देश को रखा है। आज जिस तरह से हिमाचल में इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था हम हिमाचल में, अगर आपको याद हो रहा है साहब, ये हुआ था कि जहाज से इनको ले जाएंगे, बैंगलोर ले जाएंगे, उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही हैं और हम कहीं बिकेंगे नहीं। झारखंड भी बिका नहीं, कर्नाटका बिक चुका है, मध्य प्रदेश बिक चुका है। लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन झारखंड के जो ये आदिवासी हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं तीनों पे आपसे थोड़ा आज हम लोग 5-7 मिनट में अपनी बात फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड राउंड आएंगे। मंत्रिमंडल बन गया, हेमंत सोरेन के साथ जो हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। डॉक्टर साहब, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं, डॉक्टर राय जी। और हाँ, मैं एक बधाई मैं सार्वजनिक रूप से दे दूं, माफ कीजिएगा, मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं आपको बधाई व्यक्तिगत रूप से नहीं दे पाया। बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब आपको मिली है, आप मुख्य प्रवक्ता। शीतल भाई, ये तो सबको पता है कि बीजेपी और आरएसएस फासिस्ट संगठन है। वो चूंकि अभी घोषित तौर पर फासिस्ट हो नहीं पाए हैं, फासीवाद स्थापित नहीं हो पाया है, इसलिए इस पर ऐतराज हो सकता है। लेकिन हम लोग तो इनको ले जाने कितने वर्षों से कह रहे हैं कि ये फासीवादी लोग हैं। ये फासीवाद में इनका यकीन है, फासीवाद लाना चाहते हैं, वही इनका लक्ष्य है, वही इनका सिद्धांत है। ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं है। जहां उनके पास अभी जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने के लिए, लोकतंत्र की संस्थाओं को कुचलने के लिए। जब ताकत बढ़ जाएगी तो सब कुछ, तो इससे कोई बहुत आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके राज्यपाल जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे तमिलनाडु में कर रहे हो, वो चाहे बंगाल में कर रहे हो, वो चाहे झारखंड में कर रहे हो, हर जगह वो एक अलग ही तरह के रोल में है। उसकी राज्यपाल पद की गरिमा ही समाप्त हो गई है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है चुनाव से ठीक पहले, एक डर भी दिखाता है, बहुत भयभीत भी ये लोग हैं। आमतौर पर बहादुरी वही दिखाता है जो बहुत कायर होता है, क्योंकि जो बहादुर होता है वो ज्यादातर शांत रहता है, शांतचित्त होता है। ये डरे हुए भी हैं। रामचंद्र जी लगता है इनके काम नहीं आ पाए, उनको रिपोर्ट मिल गई है कि रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा इनके काम नहीं आ पा रही है। वो वोट में रामचंद्र जी तब्दील नहीं हो पा रहे हैं, वोट में उनको बेच नहीं पा रहे हैं। तो अब इनके पास और चारा क्या है सिवाय इसके कि लोगों को प्रताड़ित करें, लोगों को जेल भेजें, ये कोशिश करें कि इसके द्वारा वो कुछ अपने लिए बहुमत हासिल कर सकें। क्योंकि इनको खुद डर है, इन्होंने इतने कुकर्म कर रखे हैं और देश के खिलाफ इतना देशद्रोह वाले काम कर रखे हैं, इतने भ्रष्टाचार कर रखे हैं कि इनके पास जवाब नहीं है। ये जानते हैं कि इनकी जिंदगी जेल में कट सकती है, इसलिए इनकी मजबूरी है किसी भी तरह दोबारा सरकार बनाना। वो सरकार बेईमानी से बने, वो सरकार आतंक से बने, वो सरकार ईडी या इनकम टैक्स से बने, वो सरकार राज्यपालों के दुरुपयोग से बने, चाहे जैसे बने, लेकिन इनको सरकार बनानी है। इसी के लिए सारा सब कुछ खेल हो रहा है। उसमें खरीद फरोख्त किसी लेवल पर चला जाए, ये सब करने को तैयार है। और ये कालांतर में हम लोग पहले देख चुके हैं, वो गोवा हो, मणिपुर हो, वो मध्य प्रदेश हो, सब जगह हम लोगों ने ये सब चीजें देखी हैं। लेकिन अच्छा कहा आनंदवर्धन जी ने कि कम से कम आदिवासी, गरीब गुरबा स्टेट के लोग, गरीबी से आने वाले लोग, वो कम से कम ईडी से डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, न इनके फांसीवाद से डर रहे हैं। और वो सीना तान के खड़े, बोले जो करना चाहो कर लो, हम मुकाबला करेंगे। ये जो आवाजें होती हैं, कुछ गिनी चुनी आवाजें, वो गिनी चुनी आवाजें, चाहे भले उसको नक्कार खाने में तूती की आवाज आप कहिए, लेकिन वही क्रांति की आवाज बन जाती है। कभी भी क्रांतियां ऐसे लोगों ने नहीं की जो बड़े सोफिस्टिकेटेड और राजमहल से निकले हुए लोग हो। क्रांतियां वही करते हैं या बड़े घर में पैदा भी हुए तो वैचारिक तौर पर जो परिपक्व और सब जो संपन्न होते हैं वो क्रांतियां करते हैं। लेकिन आमतौर पर क्रांतियां जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं वो करता है। ये जो आवाजें अब निकल रही हैं, जगह जगह से उठ रही हैं, ईडी और इनकम टैक्स को चुनौती दे रही हैं और ये कह दिया कि हम आपको अब मानने को तैयार नहीं है, अब आपसे डरने को तैयार नहीं। यही आवाजें इस भारत को बचाएंगी, यही आवाजें भारत के लोकतंत्र को बचाएंगी, यहाँ के संविधान को बचाएंगी। जी शीतल जी। मेरा जो मूल प्रश्न था डॉक्टर राय, आपको कभी कभी नहीं लगता है कि जब जरूरत देश को पड़ती है, जब लोकतंत्र को पड़ती है, तो जिन लोगों को आप गिनती में भी नहीं मानते हैं, झारखंड के कितने एमएलए और कितने एमपीज के लोगों को नाम मालूम है? हेमंत सोरेन का नाम अगर आज छोड़ दीजिए, आज से 10 दिन पहले कोई कहता हिंदुस्तान के पहले 10 चीफ मिनिस्टर लिखो, उसमें हेमंत सोरेन का नाम नहीं आता। लेकिन आज जब लोकतंत्र और देश को जरूरत थी तो इन लोग खड़े रहे। मैं थोड़ा इस पे भी एक आपकी राय समझना चाहूंगा। और ये भारत जोड़ो यात्रा भी क्या इसका एक प्रोवोकेशन थी? ये दोनों चीजें डॉक्टर राय। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी कारण हो सकती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जहां से शुरू हुई है, पहले दिन से मणिपुर से लेके जो बहुत ही
इंसर्जेंसी का एक स्टेट है और इतने 10-11 महीने हो गए वहां लगातार हत्या का खेल चल रहा है और कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। पहले दिन से जो भीड़ जुटनी शुरू हुई राहुल गांधी के साथ, और अभी बिहार के पूर्णिया में जो भूतों न भविष्यते इतना विशाल रैली हुई, बंगाल में जिस तरह लोग जुट रहे हैं लगातार, तो उससे सरकार घबराई हुई है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लालू यादव भी उस कैटेगरी में आते हैं जो झुके नहीं, जो टूटे नहीं, जेल चले गए लेकिन झुके और टूटे नहीं है, वो लगातार लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। खैर ये इसको खाली हमें इस रूप में ब्रांड नहीं कर सकता कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी जात विशेष के लोग ही लड़ रहे हैं। लड़ने वाले कोई भी हो सकते हैं, वो शीतल पी सिंह भी हो सकते हैं, आनंद वर्धन सिंह भी हो सकते हैं। जिसमें भी वैचारिक समझ होगी, जिसका भी वैचारिक कमिटमेंट होगा, वो लड़ेगा, और वो चाहे जो वैचारिक कमिटमेंट वाला तो लड़ता ही रहेगा। और ये लड़ाई देश की चारों तरफ ही तमाम लोग लड़ रहे हैं। आप भी अभी एक यात्रा पर गए थे पंजाब से लेकर कश्मीर तक, वो एक लड़ाई ही तो थी। हमारे और तमाम मित्र हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार से लेकर के सुनीलन तक और तमाम लोग ये देश के अलग अलग कोने में अकेले झंडा उठाए हुए हैं। किसी न किसी नाम पर तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के, मैंने 2 नाम लिए, लेकिन इस तरह के लोगों की तादाद भी मुझे लगता है 25-50 हजार इस देश में है, जो अलग अलग तरीके से अपने अपने स्तर पर, अपने अपने पैमाने पर झंडा उठाए हुए हैं। छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, छोटे छोटे सम्मेलन के माध्यम से, रैली बहुत बड़ी नहीं कर सकते, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं देश को जगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। जो कलम चला सकते हैं वो कलम से जगा रहे हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप उससे जगा रहे हैं। ये लड़ने वालों की तादाद है। आजादी की लड़ाई में भी कोई 30-35 करोड़ लोग नहीं लड़े थे, तभी लड़ने वालों की तादाद कुछ लाख में ही थी, कुछ मुझे लगता है 10 लाख भी पूरी नहीं थी, वही लोग लड़ रहे थे। तो अभी वो स्थिति आज भी है, लेकिन वो आजादी की लड़ाई जैसे लड़ी जा रही थी, उसी तरह से अब आजादी को बचाने की लड़ाई भी लड़ी जा रही है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। और हर आदमी जो उसके प्रति जागरूक है, उसके प्रति समर्पित है, जिसको उसकी चिंता है लोकतंत्र की, जमहूरियत की और संविधान की, आने वाले भविष्य की, वो सारे लोग अपने अपने यहाँ जगह कमर कस करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ, ये लड़ाइयां देखने में छोटी लग रही हैं, लेकिन इनका असर बड़ा होता है। आप लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये आज मेन मीडिया के चैनल से कहीं ज्यादा धारदार तरीके से देखा जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें तू मैं नहीं होती, इसमें बातें कही जाती हैं, लोग बात सुनते हैं, समझते हैं। 4 लोग अपनी बातें कहते हैं, अलग अलग तर्क होते हैं, लोग उसको सुनते हैं। तो ये भी अपने आप में एक तरह की लड़ाई है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी, ठीक है, वो क्रांतिकारी हुए, लेकिन जिसने छपवा दिया वो भी क्रांतिकारी है। उस किताब को जिसने उस किताब को पढ़ करके किसी को बता दिया वो भी क्रांतिकारी है। जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया वो भी क्रांतिकारी है। और जो पिट रहा है पुलिस से लेकिन फिर भी हाथ उठाकर मुट्ठी तान के बैठा हुआ, लेटा हुआ है, वो भी क्रांतिकारी है। बोलने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला और पिटने वाला, मैं इन सभी को क्रांतिकारी मानता हूं। और ऐसे क्रांतिकारियों की एक अच्छी खासी फौज वर्तमान परिस्थितियों से भी लड़ रही है, और मैं उसके प्रति बहुत आश्वस्त हूं। डॉक्टर राय, अब मेरे इसमें जनरली मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं कि गाली अगर लिखोगे तो मैं तुम्हें वो कर दूंगा, तो गाली तो नहीं देते हैं, कोई अपशब्द नहीं। लेकिन जो जैसा शीतल जी ने कहा कि ऐसे तमाम लोग आते हैं, रोज वो आते हैं, सुबह से मतलब पहले 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी बात सुनते हैं, फिर कहते हैं ये बिल्कुल अर्थहीन है, इसमें कुछ नहीं है, बेकार है, ये इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। अरे भाई, जिसके पास दिमाग नहीं, उसको 1 घंटा तुम अगर देख रहे हो तो तुम्हें क्या कहेंगे? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें अभी एक साहब आके कह रहे हैं महात्मा नाथूराम जी अमर रहे। अब जो लड़ाई है वो साफ साफ है कि महात्मा नाथूराम जी अमर रहे कि महात्मा गांधी अमर रहे। मैं ये बात आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं डॉक्टर राय कि सब लोगों ने एक ठीकरा फोड़ा था कांग्रेस के सिर पे जब नीतीश कुमार जी हटे थे, तो कोशिश ये की गई थी ये बताने की कि ये कांग्रेस की वजह से ही नीतीश जी चले गए। आज की तारीख में तो भाई ये बिल्कुल क्लियर हो गया, नीतीश जी खुद ही नहीं उनको पता है कि वो क्यों गए थे। वो कह रहे हैं कि इंडिया नाम रख लिया, ये उनको बुरा लगा। वो कह रहे हैं कि जब मैं 9 लोगों के साथ मिलकर मैंने जाति जनगणना करने की कोशिश की थी। मैं सारी बातें आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश है, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा भाई नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद ज्यादा अनुभव होने के नाते कांग्रेस को थोड़ा धैर्य और थोड़ा संवाद में अपने को थोड़ा सा होशियारी या कह दीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इतने सीनियर हैं, आपको ये काम दिया गया है, बात कहिए, बिल्कुल अगर खराब बात है तो बिल्कुल कहिए, लेकिन शब्दों का चयन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इस समय इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है। आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं शब्दों का चयन
इंटेंशन नहीं था, बोल दिया ऐसा, उससे फिर मुश्किल होगी। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं। शब्दों का चयन तो हमेशा ही सही होना चाहिए। अगर आप शब्दों की मार ज्यादा बड़ी मार होती है, तीर की मार से ज्यादा शब्दों की मार होती है, या कहा जाता है गाहों तक गोली से ज्यादा बोली मार देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने संयम नहीं खोया है। कांग्रेस पार्टी लगातार संयम में है और संवाद में भी है। और कांग्रेस पार्टी की लगातार ये कोशिश है किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन कायम रहे, और वो अपनी तरफ से इस कोशिश को लगातार कर रही है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर किसी ने कुछ सीटें डिक्लेयर कर दी तो कांग्रेस पार्टी भी कुछ 10, 5, 15 सीटें डिक्लेयर कर देती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज 4 दिन हो गया कुछ भी नहीं किया। अभी भी लगातार वार्तालाप करने की कोशिश, बात करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है बड़ी पार्टी होने के नाते कि इंडिया गठबंधन को कायम रखे। नीतीश कुमार के साथ भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। नीतीश कुमार अघोषित रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे, उनको संयोजक पद घोषित भी किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहता हूं। वो नीतीश कुमार भी आज तक नहीं बता पाए कि छोड़ करके क्यों गए। लेकिन खैर, मुद्दा आज भी दूसरा चल रहा है इस वक्त। आपने देखा कि अभी जो चुनाव हुआ था 3 प्रदेशों का, उसमें कोई लाल डायरी आ गई थी। चुनाव खत्म हो गया, लाल डायरी खत्म हो गई। चुनाव के समय भूपेश बघेल को खूब धमकाया गया, खूब उसके छापे मारे गए। उनके अगल बगल में कोई 500 करोड़ रुपए का सवाल आ गया, वो उसकी धार अब खत्म हो गई। तो ये पार्टी इसी तरह तमाशे करती है। और अभी अच्छा एक साथी ने कहा था, ये बहुत कामयाब अब नहीं होगा। ये दुनिया भी देख रही, इक्का दुक्का कोई केस होता तो आम आदमी ये कहता कि भाई ये तो भ्रष्ट है इसलिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन थोक में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई, चुनाव से जस्ट पहले ये कार्रवाई, और दबाव में लेने की कोशिश, और सब चीज बाहर आ जा रही है। ये कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है, और उसका एडवर्स असर जनता के बीच में भी पनप रहा है। बहुत अच्छी राय दी शीतल भाई ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडिया गठबंधन को तमाम आदिवासी क्षेत्रों में प्रदर्शन शुरू कर देना चाहिए। मैं इनकी राय से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन के जेल जाने का मतलब है, उसकी खबर सारे आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच चुकी है कि एकमात्र आदिवासी परिवार जिसने झारखंड बनवाया, और आपने बताया कि उनके दादाजी के टुकड़े कर दिए गए थे, आज आपके माध्यम से बात न जाने कहां तक पहुंचेगी, और उनको तंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ अडानी इत्यादि को पाला और पोसा जा रहा है। तो ये सारी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका परिणाम, अगर कोई बेईमानी होती है तो अलग बात है, नहीं तो ईमानदारी से चुनाव होता तो इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात के लिए पाबंद है कि इंडिया गठबंधन बना रहे, उसका कोई आदमी छूट के ना जाए। उसमें संयम भी रख रही है, और उसमें सीटें वीटें आड़े नहीं आनी चाहिए, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई मिठाई देना चाहता हो कि वो मिट जाए और फिर इंडिया गठबंधन कायम रहेगा, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक ताकत है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 2009 में कोई माहौल नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी 22 सीट जीत गई थी और सपा 23 जीत गई थी। बाद में उसकी एक सीट भी सपा कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया, कांग्रेस 23 हो गई थी। तो ये हालात और वक्त बदलते रहते हैं। पिछली बार के चुनाव में बसपा के साथ समझौते में भी समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट मिली थी, बसपा के साथ वोट का समझौता होने के बावजूद। तो हर पक्ष को यह समझने की जरूरत है, ये केंद्र का चुनाव है। केंद्र का चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। इसमें बाकी लोग सहयोगी हो सकते हैं, इसमें बाकी लोग लीडर नहीं हो सकते। प्रदेश का चुनाव है तो आप लीडर रहेंगे, हम सहयोगी रहेंगे। तो ये स्थितियां आनंद जी, खैर हम लोगों की पूरी कोशिश है इंडिया गठबंधन बना रहे। और शीतल भाई की जो राय थी, उस राय को मैंने उचित स्थान पर तत्काल इसी वक्त उसको पहुंचा दिया है। जी आनंद जी।